नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे विविध में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन देख चुके थे और ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क था। और चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताएं जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची वोटर रोल में एकमात्र मतदाता था। तो केवल एक मतदाता था। बताइए, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता सूची में केवल एकमात्र मतदाता था। इसके आंसर करिए। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो बताइए, ये है वानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। वानेज जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात में जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के गिर फॉरेस्ट में स्थित वानेज को पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहाँ के मतदाता सूची में भारत दास बापू एकमात्र मतदाता थे। भारत दास बापू एकमात्र मतदाता थे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, वानेज को पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहाँ की मतदाता सूची में भारत दास बापू एकमात्र मतदाता थे। आगे चलेंगे। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। बताइए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी सीटें? एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम इतनी सीटें जीता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाने चाहिए। तो उस पार्टी का विस्तार 3 राज्यों में होना चाहिए कम से कम। तो ये होगा 11 सीटें। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये भी मंडी परिषद परीक्षा द्वारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल इतनी सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है। ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन है। यही दूसरे वाली कंडीशन पूछा था। लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है। ये जो 552 देखते हैं तो 552 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इतनी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई होनी चाहिए। तो हो गया। अब हम लोग पहला देखते हैं। लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तो पहली कंडीशन थोड़ा सा पेचीदी दिख रही है। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6%। 4 या अधिक राज्यों में 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।
यहाँ पर अंतर क्या है कि लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में, तो इसमें 6% और 4 सीटें हो गई, और दूसरी कंडीशन हो गई, और 4 या उससे अधिक राज्य हो गए। दूसरी कंडीशन हो गई लोकसभा में, ये यहाँ पर विधानसभा की बात नहीं है, कम से कम 2% सीटें, अर्थात 543 की कुल सीटों में से 11 सीटें जितना आवश्यक है, ये सीटें 3 राज्यों से। तो यहाँ पर विधानसभा भी शामिल है, 6% और 4 या उससे अधिक राज्य 4 सीटों पर किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें तो विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये बहुत पेचीदी कंडीशन है पहली वाली। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा। मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा बताइए। वहाँ पर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था, ये राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। कि विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट और कम से कम 2 सीटें आप जीत लेते हैं तो वहाँ पर राज्य पार्टी का आपको दर्जा मिल जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये होम्योपैथी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा चुनाव में आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, या गत लोकसभा चुनाव में आम चुनाव में 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 सीट प्राप्त हो। तो ये जो है राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए था। राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए या गत विधानसभा आम चुनाव में राज्यसभा की न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से ज़्यादा हो प्राप्त हो। या विधानसभा में देखिए यहाँ पर 6% सीट या 6% वैध मत या दो सीटें, 6% वैध मत या लोकसभा में 1 सीट, और यहाँ पर क्या है न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटें जो ज़्यादा हो, या गत लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट अथवा राज्य के लिए निर्धारित की गई संख्या का कोई एक भाग। लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट, 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट अथवा राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई एक भाग, या गत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत। अगर कोई सीट नहीं जीतते हैं तो 8% वैध मत भी प्राप्त कर लेते हैं तो आप जो क्या हो जाएंगे, राज्य पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। गत लोकसभा अथवा विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत। तो ये सभी कंडीशन है, इसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बताइए। तो ये जो है डीपीएसपी में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बताइए। परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। किसके लिए? विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। चलिए आगे चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विनिमय बिल, वचन पत्र और चेक याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? बताइए। इनमें से कौन एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो CPI मार्क्सवादी ये राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK जो है एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी ये एक राष्ट्रीय पार्टी आप जानते ही हैं, जिसकी मुखिया जो है मायावती जी हैं। तो ये जो तीनों जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये सी वाला राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं वही आपका क्या होगा? आंसर होगा DMK। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है तथा पंजीकरण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। वर्तमान में देश के अंदर कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये जो ममता बनर्जी वाला है, तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी ये जो है मेघालय की पार्टी है। ये अभी लेटेस्ट शामिल हुई है। NPP द्रविड़ कौम को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो 8 पार्टियां जो हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं।
और ये पहले 7 थी, लेकिन अभी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है एनपीपी मेघालय वाली, इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष इतने में की गई थी, बताइए कब की गई थी बीजेपी की स्थापना, जो वर्तमान में अभी देश में शासन में है। बीजेपी की स्थापना कब की गई थी? तो बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आधिकारिक रूप से 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था। इस पार्टी ने वर्ष 1984 के लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार भाग लिया, जिसमें मात्र 2 सदस्य निर्वाचित हुए। इस पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 1984 में जो लोकसभा के आम चुनाव में भाग लिए, तो उसमें सबसे पहले इनको पहली बार केवल 2 सदस्य जीते थे। भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1955 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। लागू किया गया था 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है, बताइए। तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन मूल अधिकार से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये जो होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो किसकी गारंटी देता है, बताइए फटाफट। संपत्ति की गारंटी देता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 324 जो है भैया चुनाव से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये संबंधित है चुनाव से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद भाग 15 में है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। भारत के संविधान के भाग 15 में 24 से 29 तक 324 तक निर्वाचन से प्रदान किए गए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में 2 होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान CEC
और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या इतने वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। 6 साल या वो कहा जाता है ना 6 साल या 65 वर्ष, या तो आप 6 साल या 65 वर्ष। जो भी पहले हो उतने तक आप जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। आयोग में वर्तमान में एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ रहा है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 और अन्य चुनाव आयुक्त जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष है, बताइए। तो 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। कौन सी अनुसूची में, बताइए। 6वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से। 4वीं अनुसूची का संबंध भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पूर्व प्रतिनिधित्व के विवरण से है, जबकि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। ये सब दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोंकणी की शासकीय भाषा है। कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है, बताइए। दमन और दीव की। कोंकणी जो है दमन और दीव की शासकीय भाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोवा, दमन और दीव राजभाषा अधिनियम 1987, केंद्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा 34 तथा 35 के अनुपालन के किया गया है। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि दमन और दीव की राजभाषा कोंकणी होगी। कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा उत्तर पत्रक में इस प्रश्न हेतु ग्रेस अंक दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं, बताइए। तो ये जो है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है।
संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 6वीं अनुसूची में चले जाते हैं के अतिरिक्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है। ये जो दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 6वीं अनुसूची हुआ, 6th हो गए, 6th शेड्यूल। और उसके अलावा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बताइए कौन सा? ये अनुच्छेद 244, ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 एक 5वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न इन राज्यों को छोड़कर, क्योंकि इनको 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 244 एक 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू है, जबकि अनुच्छेद 6वीं अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, तो इसमें जो है ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, बाकी का और सभी 5वीं अनुसूची में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। कौन सी भाषा जो है चीनी तिब्बती परिवार से है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। तो ये दिमासा भाषा जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये मंडी परिषद 2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं चीन, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार में मंडारिन, कैंटोनी, ऊ, मिन, हक्का, मियो, मो, थाई आदि भाषाएं शामिल हैं। दिमासा भी चीनी तिब्बती भाषा परिवार का सदस्य है। यह पूर्वोत्तर भारत, विशेषतः असम, नागालैंड आदि में बोली जाती है। तो मंडारिन, कैंटोनी, ऊ, मिन, हक्का, मियो, मो, थाई आदि भाषाएं ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार के हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, बताइए। तो वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र जो है 18 वर्ष है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 89 से प्रभावित हुआ। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी
2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया गया है। तो ऊपर प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री के बाद क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपको बताना है। तो योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहा जा रहा है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक संस्था हैं, जबकि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विशेष विषय नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा संघ सूची के कोई विषय नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय नहीं, जबकि विदेश मामले, परमाणु, युद्ध और शांति, ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय राज्य सूची का विषय है, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, संचार संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। 97, 66 और 47। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये जो है नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो अभी आप देखें 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। भारत की नागरिकता भाग 2। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था, बताइए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, तो पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में वर्ष 1953 में हुआ था।
जब 1953 में आंध्र प्रदेश का हो गया, उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है भाषाई आधार पर सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो महान्यायवादी होते हैं अनुच्छेद 76 के अनुसार। निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, बताइए। तो ये जो है परिवार वंश को माना जाता है, जाति संघ को माना जाता है, गैर सरकारी संगठन को माना जाता है, जबकि विधानमंडल को नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। और जो नहीं माना जाता है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। परिवार वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, इनको माना जाता है। नागरिक समाज सरकार द्वारा समर्थित संरचनाओं और बाजार की वाणिज्यिक संस्थाओं से अलग क्रियात्मक समाज को रूप देने वाले स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठन संस्थाओं की समग्रता से बनता। अतः विधानमंडल जो एक विधायिका का अंग है, नागरिक समाज के रूप में मान्य नहीं है। अतः विधानमंडल जो विधायिका का अंग है, नागरिक समाज के रूप में मान्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है, बताइए। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1993 से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालय अधिनियम 1993 के द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिबंधित किया गया। चलिए और आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है, बताइए कौन कौन। किसका किसका चुनाव इसमें होता है, बताइए इस प्रकार से। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो लोगों का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विशाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 तहत राज्यसभा के केवल निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत के द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, और प्रश्न में क्या दिया था, राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें 12 लोग का राष्ट्रपति मनोनीत भी तो करता है, इसीलिए तीसरा जो है सही नहीं हुआ। तो चलिए निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त में भारत के संविधान का कौन सा भाग
0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? बताइए। 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष वाला जो है, इसमें जो है, ये जो है 0 से 6 वर्ष आता है डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व के तहत आता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसमें केवल 3 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना की गई है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए। सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपने पद पर बना रह सकता है कब से कब तक? तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब से कब तक? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सीबीसी। इसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष, और जो है उसके जो सदस्य होते हैं निर्वाचन आयुक्त जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष। याद रखेंगे, पूछ लेगा। तो सीबीसी 4 वर्ष या 65 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तब तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये तीनों लोग जब सिफारिश करेंगे, उनमें से राष्ट्रपति किसी एक को सीबीसी बनाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए। ये जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 315 के प्रावधान के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 के प्रावधान के अनुसार संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? बताइए। तो लंबाई चौड़ाई 3.2 है, 3:2 के अनुपात में होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 निर्धारित है। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया सबसे ऊपर सबसे बीच पट्टी में, और हरा रंग सफ़ेद बीच पट्टी में, और हरा रंग सबसे नीचे। ठीक है ना? तो ऊपर सबसे केसरिया हो गया, बीच में सफ़ेद हो गया, और नीचे हरा हो गया। सफ़ेद रंग की सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। इसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज को
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947। अभी 22 जुलाई का तिथि अभी आपके सामने आया था, तो इस पर देखिए झंडा दिवस मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है? बताइए दोस्तों। विशेष दर्जा हासिल है, तो ये जो हो गया अनुच्छेद 370 था, अब हटा दिया तो विशेष दर्जा हट गया है, लेकिन ये प्रश्न उसी समय का है जिस समय अनुच्छेद 370 था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नकाल भारतीय संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर दिया गया था। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। जम्मू नियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कर दिया गया। आप सभी जानते हैं। तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया है। आगे चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? बताइए। शासकीय भाषा, तो ये है अनुच्छेद 243 या 43 कह लीजिए। ऑप्शन बी के तहत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 243 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? बताइए। त्रिपुरा जो है उसको कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी 1972 में। त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व 1956 राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था वो के समय त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? बताइए। कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कृषि आय पर कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत में अनेक राज्यों में कृषि आय कर से मुक्त रखा गया है। कृषि को आयकर से मुक्त रखा गया है। राज्य सूची में 19 ऐसे करों का उल्लेख है जिसे राज्य सरकार लगाती है और वसूलती है। राज्य सूची में 19 ऐसे करों का उल्लेख है जिसे राज्य सरकार लगाती है और वसूलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। गोवा में 2 जिले हैं। भारत के एकमात्र राज्य गोवा, संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव में सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में
समान सिविल कोड का प्रावधान है, समान सिविल कोड अधिनियम 1965 में लागू किया गया था। ये भी आपसे पूछ लेगा। समान सिविल कोड अधिनियम 1965 में लागू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? बताइए। B.R. अम्बेडकर का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व फ्रेटर्निटी को स्वीकारती है। यह कथन B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है बताइए। तो ये जो है धारा 84 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में सन्निहित है। इसके अनुसार मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का कोई भी कार्य अथवा बात अपराध नहीं है यदि उसे करते समय विक्षिप्त है। यदि उसे करते समय वह कैसा है? विक्षिप्त है। तो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया उसको अपराध कैसे मानेंगे? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में कौन सा एक सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं। यह एक संवैधानिक अधिकार है? हाँ, संवैधानिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है? यह एक सामाजिक अधिकार है। तो इसमें जो है देखिए, यह एक विधिक अधिकार है। शुरू में ये नहीं था, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं, इसका बी और सी दोनों ऑप्शन दे रहा है, कुछ व्याख्या देगा। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार दोनों है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में इसे अनुच्छेद 19 क 1 क भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल माना है। इसलिए इस प्रकार सी होगा। तो ये विधिक अधिकार इसलिए इसको माना गया है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ही आपको दिया गया है। लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसको जो प्रेस की स्वतंत्रता और भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है उसके अंतर्गत मान लिया अनुच्छेद 19 में। इसलिए इसको संवैधानिक अधिकार भी माना जा सकता है। तो विकल्प में दोनों दे दिया, इसलिए इस गड़बड़ हो गया है। कोई एक देता तो जो दे उसी को आप करेक्ट मान लें। लेकिन यहाँ क्या दिया है? तो उत्तर विकल्प सी माना है। विकल्प सी क्या है? यह एक विधिक अधिकार है। सही मामलों में यह एक विधिक अधिकार ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या के अनुसार इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन
जांच आयोग के रूप में किया गया था? किसकी अध्यक्षता में, बताइए। आपसे पूछा गया है कि द्वितीय, तो वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग भारत के लोक प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था, जबकि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 को गठित किया था, जिसके अध्यक्ष जो है वीरप्पा मोइली थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और ये जो होगा आज का अंतिम प्रश्न है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, बताइए। संसद के खर्च जो है किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो ये जो है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इसका आंसर होगा CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो CAG द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। CAG जो है 148 याद रखिएगा, पूछता है, खूब अच्छे से पूछता है, बार बार पूछता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न और आपकी राज्य व्यवस्था समाप्त हुई। देखिए पॉलिटिकल साइंस, जिस कई बार लोग इसको राजनीतिक विज्ञान कह देते हैं या संविधान कह देते हैं, सब चीज़ अलग अलग है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी जो है अलग अलग हिस्सा हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर ली ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद।